पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन पर जोर देने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को एक बड़ी मजबूती मिली है। टीकाकारी की तादाद 50 करोड़ के आदादुशुमार को पार कर गई है। हमें इन आदादुशुमार को बढ़ाने और सबको मुफ्त वैक्सीन को यकीनी करना होगा। मरकजी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला लिया है। पीएम मोदी के ट्वीट करके पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न एजाज का नाम रखने के लिए लोगों ने गुजारिश की थी। मैं उनके नजरियात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनके जज्बात का एहतराम करते हुए अब खेल रत्न एजाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एजाज कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर के नाम पर अब खेल रत्न का नाम होगा। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। पीएम मोदी ने आज इस बात का ऐलान किया, लेकिन अब कांग्रेस इस बात पर ऐतराज जता रही है, वो भी तमाम मिसालों के साथ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री साइखौम मीराबाई चानू। राजीव गांधी नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस कदम की क्रिकेटर से लीडर बने एमपी गौतम गंभीर ने भी जमकर तारीफ की है और कहा है कि खेल रत्न खिलाड़ियों के नाम पर नहीं तो किसके नाम पर होना चाहिए। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को पीएम मोदी के इस फैसले पर एतराज है और ये लाजमी भी है, क्योंकि इससे पहले खेल रत्न का नाम मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के नाम पर था। अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को बड़ी लकीर खींचनी नहीं आती, वो दूसरों की लकीरें मिटाते फिरते हैं। नाम बदलने पर एक बार फिर देश में सियासत शबाब पर है और सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल से हटाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। खादी कैलेंडर से महात्मा गांधी की तस्वीर गायब होने पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अपना खून पसीना बहाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खेल रत्न एजाज का नाम आप मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाने पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। सीएम ने कहा है कि खेल एजाजात के नाम पर खिलाड़ियों के नाम पर होंगे तो नौजवानों को नई तवानाई मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस की मुखालिफत को सियासत करार दिया। पिछले लगातार 7 वर्षों से हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया है। पिछली बार भी हमने 550 नर्सरीज ये बनाई थी, इस बार भी नर्सरियों पर हमारा ध्यान है
कि जो भी कोई नर्सरी खोलने के लिए संस्था आगे आएगी या हमारे सरकारी स्कूलों में जो नर्सरियाँ खोली जाएंगी, उन सब स्थानों पर उन विद्यार्थियों को, नौजवानों को, उन बच्चों को भी उनकी डाइट्स का, उनके खेल के लिए कोचेज़ का, उनके खिलाड़ी के लिए उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम है, सबकी व्यवस्था करेंगे। अब आपको खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद का बयान सुनवाते हैं। इसके साथ ही साबिक हॉकी खिलाड़ी का भी रद्द अमल आपको सुनवाएंगे, जिन्होंने कहा है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर खेल एजाज देने का ऐलान काबिल तारीफ कदम है। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम जो रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी पहल करी है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और ये नरेंद्र मोदी जी ने पहल हुई है, ये उस खेल के लिए, उस ओलंपिक खेलों को अपने विचार में रखते हुए कि जो भारत की टीमों के खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक के अंदर अपने खेल के द्वारा जो दिल जीते हैं, जो एक फिजा बनाई है, जो एक फिजा ऐसी हॉकी की बनी, चाहे वो पुरुष वर्ग की हो चाहे वो विमेन वर्ग की हो, एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जो खेलनुमा हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है खेल का पुरस्कार वो दिया जा रहा है, वो दादा ध्यानचंद के नाम से दिया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ की है, बहुत अच्छा, ये पहले होना चाहिए था। ये तो जो जितने भी खेल पुरस्कार है वो किसी न किसी खिलाड़ी के नाम से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम और साधनों को दुरुस्त करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। इसमें प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया गया। इंतखाबी सतह पर सोशल मीडिया की रणनीति तय की गई। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत और मौजूदा वक्त में उसकी अहमियत के बारे में अपने ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि आज इससे खुद को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ, इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण समाधान निकल पाएगा, कोई नहीं सोचता था, लेकिन समाधान हुआ ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच राम राज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटित हुई, न छिनैती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। एक अनावश्यक मुद्दे को सामने ला करके सनसनी पैदा करना और उसके माध्यम से फिर देश की संसद के अमूल्य समय को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोरोना प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो एक बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार होती है, उससे ये देश वंचित हो गया। जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है वह बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बड़ी खबर आपको बता दें, जी मेंस के नताइज का ऐलान हो गया है। 2021 एग्जाम के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 17 उम्मीदवारों ने 100% स्कोर किया है। ये बड़ी खबर, जी मेंस के नताइज का ऐलान हो चुका है। इस 2021 एग्जाम के नताइज का ऐलान किया गया है और रिजल्ट इसमें 17 उम्मीदवारों ने 100% स्कोर किया है।
कर्नाटक के हुबली में हज भवन मंसूबा मंजूर हो चुका है, लेकिन इमारत की जमीन को लेकर तनाजा चल रहा है। बेंगलोर का हज भवन पूरे मुल्क में एक नमूना है। इसी तर्ज पर कर्नाटक के शहर हुबली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद रियासत हुकूमत ने हज भवन के लिए मंजूरी दी है। मकामी एमएलए प्रसाद ने हुबली के बिदनर में सरकारी जमीन के लिए इंतखाब करवाया है, लेकिन हुबली का मरकजी इदारा अंजुमन इस्लाम के सदर यूसुफ सबनूर इस जमीन को गैर मुनासिब बता रही है। इनका कहना है कि ये इस्लाम इलाका है, यहाँ हज भवन मुनासिब नहीं है। अंजुमन के सदर यूसुफ ने एक मीटिंग तलब करके मस्जिद के मुतवल्लियों के साथ मिलकर हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। बहुत सारे लोग सुनने में आए कि बहुत सारे कम्युनिटी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल किया है। यहाँ हम भी 2 दिन के कबल हमने इसको सर्वे किया। ये स्लम एरिया पूरा 370-5 जो है कार्मिकर के आश्रय योजना की ज़मीन है। तो बताइए कि ऐसे माहौल में जहाँ पर 2-4 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आएंगे तो हज़ारों लोग आएंगे। हमारी गुजारिश है कि अब अगर ये सूटेबल जगह नहीं दिख रही है, हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से वक्फ मिनिस्टर से और चेयरमैन वक्फ हज से एक हाई लेवल एक कमेटी बनाई जाए। दे शुड रिस्पेक्ट द लैंड, both land which is given by the Anjum Islam Hubli Sherrod, which is away from 12 km away from the airport, उसको देखा जाए और इसको भी देखा जाए। हाँ, नहीं गवर्नमेंट अंजुमन के जगह में नहीं करना चाहते, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर ये जगह छोड़कर कोई भी फास्ट एरिया में अगर 2 एकड़ ज़मीन कॉर्पोरेशन देती है अंजुमन हज हाउस के लिए, हमें इससे तैयार है। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और यहाँ के एमएलए प्रसाद अबाय साहब ने बिदनाल के हल्के में 1.5 एकड़ ज़मीन, जहाँ पर हाई टेंशन तो नहीं है, 1.5 एकड़ ज़मीन और उसके बावजूद 20 गुंठे गार्डन, टोटल 2 एकड़ जगह आप हज हाउस के लिए मैं सैंक्शन करवाऊँ कर कॉर्पोरेशन कमिश्नर हमें अंजुमन इस्लाम हुबली को इतला दी थी। प्रसाद अबाय साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहते हैं कि अगर बिदनाल में आपको लैंड नहीं होना, इस्लामपुर के हल्के के अंदर 4 एकड़ लैंड है कॉर्पोरेशन की, गवर्नमेंट की, और बाजू में बिडना SM कृष्णा नगर में 1-2-3 एकड़ लैंड है। आपको अगर वो बिडनाल की जगह शूट नहीं होती तो मैं दूसरी जगह देने के लिए तैयार हूँ। तो 2 चीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी कि बनाना नहीं बनाना। वहाँ पर हमारे सदर साहब ने और उनके बहुत से साथियों ने मिलकर गैर ज़रूरी लोगों को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को वहाँ पर बुलाकर जो डायरेक्ट प्रसाद अबाय के ऊपर चार्ज लगाए, इसके लिए मेरा एतराज़ है। वो लोग बोल रहे हैं बिडनाल में नहीं होना, वो थोड़ा एरिया लोकेलिटी उतना ये नहीं है बोल रहे हैं। वैसा रहे तो मेरे एरिया में और एक 4 एकड़ का लैंड भी है, वो अल्ताफ कित्तूर भी बताया था सर वो लैंड है वो बेटर उधर की है तो बोल के वो बोल रहा है। मुझे क्या ये नहीं है, ऐतराज नहीं है, चाहे तो मैं उधर भी कर सकता हूँ। वो लोगों को एक मीटिंग बुलाने के लिए मैं इंडसगिरी साहब से, अनवर मुदोड़ से, अल्ताफ हल्लूर से, मजहर खान सब लीडर्सों के साथ मैं बात किया हूँ। वो लोग पूरा एक मीटिंग करवा के बाद में क्या डिसाइड करते हैं, मुझे क्या इतराज नहीं हो। कहते हैं हालात उम्र के मोहताज नहीं होते। इसी जज्बे को हैदराबाद के 10 साल के मासूम ने साबित कर दिया है। एक ऐसा बच्चा जो अपने खेलने कूदने की उम्र में दिन की तपती धूप में सड़क पर चिड़ियों के दाने बेचता है। उसकी बहन सकीना बेगम, जिसे ब्रेन कैंसर से वो मुतासिर है, सैयद अजीज अपनी बहन के लिए दवा के लिए चिड़ियों के दाने बेचता है। बहन सकीना के इलाज के लिए अपनी वालिदा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सैयद अजीज के 5 भाई बहन हैं, जिसका खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। सकीना की मां कहती है कि 2 साल पहले बेटी को ब्रेन कैंसर हो गया, जिसके इलाज के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इलाज के पैसे नहीं जुटा पा रही हैं। हम बहुत मेहनत कर लिए, मेरी बहन के वास्ते कोई मदद करना चाहते तो मदद करिए। मेरी बच्ची को ब्रेन कैंसर है, 5-6 साल हो रहा दिमाग का ऑपरेशन करके, लेकिन हमारे को 2 साल हो रहा मालूम हो के कि ब्रेन कैंसर है बोल के, और डॉक्टर्स हमारे को बहुत ज़्यादा डरा दिए थे कि बच्ची बचती या नहीं बचती। फिर रेडिएशन देना बोले 1 महीना, फिर हम हिम्मत करके रेडिएशन दिए। लेकिन जो रेडिएशन से पहले जो हमारे को गवर्नमेंट फंड मिलने वाला था कि गवर्नमेंट के तेलंगाना गवर्नमेंट की वजह से, अब जो भी मेरा बच्चा मैं जो भी कमाते समझिए बच्ची कुछ लग जाता, और हमारे को किसी से भी मदद अभी तक कुछ भी नहीं मिली।
जो भी है मैं मेरा बच्चा ही करते हैं। और अभी तक का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा वो हमारी तरफ से ही चल रहा। गवर्नमेंट से जो भी हमको फंड मिला सिर्फ रेडिएशन तक के मिला, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। उनको ब्लड कैंसर के ऐसा है, ब्रेन कैंसर जो दिमाग में जो रहता वो कैंसर है। वो कैंसर हम लोगों को मालूम नहीं था। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था उनके, तो ना नहीं अब तो कराने पड़ता बोल के लेके गए साहब के पास किम्स में लेके गए। इलाज हो गया उनका। जितने भी लगते शुरू में स्टार्टिंग जो एडमिट जो करेंगे हम, उसके बाद में फ़ंड मिला हमको। फंड में हो गया, अच्छा इलाज हुआ। फिर उसके बाद में फंड ख़त्म हो गया। महीने के जो गोलियाँ चल रहे वो गोलियाँ तो माशाल्लाह बच्चा मेरा एक बच्चा है, कबूतर के जो दाना रहता नहीं वो बेचता उन्हें, बस उसमें ही जरा निकल जा रहा। समझिए महीने का जो बच्ची का हमारे वो निकल जा रहा। गवर्नमेंट की तरफ से तो अब नहीं है कुछ भी। के जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत ने आला सतही मीटिंग में मुहर्रम के सिलसिले में हो रही तैयारियों का जायजा लिया है। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ साथ सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान मजहबी तंजीमों ने त्योहार के मौके पर पानी बिजली की सप्लाई का निज़ाम बेहतर करने के साथ ही इमाम बारगाह के आसपास साफ सफाई और सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किए जाने का मुतालबा किया। मजहबी तंजीम की बात सुनने के बाद डीसी ने PHE और PDD महकमों के इंजीनियर्स को सभी मजहबी मकामात पर बिना किसी खलल के पानी और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वहीं बल्दिया को इमाम बाड़े और दीगर इलाकों को सफाई की हिदायत दी गई। इस मौके पर डीसी ने मजहबी रहनुमाओं से मुहर्रम के दौरान कोविड ज़ाब्तों की पासदारी को यकीनी बनाने की अपील की। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर वाक़े राजबाग में जदीद और अपग्रेडेड सहूलियात से लैस सरकारी रेशम बुनाई फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में रेशम की सनात को फरोग देने की सिमत में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। वाज़ेह हो कि गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री को आज़ादी से कबल 1937 में कायम किया गया था। फैक्ट्री की ज्यादातर मशीनें काफी पुरानी हो चुकी थी। इसके अलावा 2014 के सैलाब में इस फैक्ट्री को खासा नुकसान पहुंचा था। फैक्ट्री के अपग्रेडेशन पर तकरीबन 23.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत फैक्ट्री में जदीद मशीनें लगाई गई हैं। फैक्ट्री का इफ्तिताह करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जल्द राजबाग रेशम को कश्मीर रेशम के नए ब्रांड के तौर पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपग्रेडेड फैक्ट्री से जम्मू कश्मीर के 50,000 से ज्यादा कुनून काश्तकारों और किसानों को उनकी पैदावार की खपत की अच्छी मार्केट फराहम होगी। इस मौके पर ज़ी मीडिया से बात करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकार मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। प्रोग्राम के दौरान गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से एक यहाँ प्रोग्राम चलता है, ईरा के अंतर्गत अभी देखते हैं 37 करोड़ से ज़्यादा की लागत से यह फैक्ट्री नई बन करके तैयार हुई है और आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। इसमें मेरा अनुमान है कि 10,000 किसान जो कोकून पैदा करता है उसको सीधा लाभ होने वाला है, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और सेकेंड फेज का भी प्रेजेंटेशन आपने देखा है, तो मोटे तौर पर उसके लिए भी धनराशि के स्वीकृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जल्दी वो स्वीकृत हो जाएगा। तो फिर से कश्मीर का सिल्क पूरी दुनिया में जाना जाए, क्योंकि कश्मीर का कारपेट तो पूरी दुनिया जानती है, कश्मीर का सिल्क भी लोग जाने, इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। मुझे लगता है सदियों बाद जब से राजबाग सिल्क फैक्ट्री का यहाँ पे स्थापना हुई है, उस वक्त के बाद से अब कुछ बेहतर हुआ है राजबाग सिल्क फैक्ट्री के लिए, उनके मुलाजमों के लिए। हमारे जो कारीगर हैं, जो कोकून के साथ काम करते हैं, जो इस कार्य को जानते हैं, ये बहुत मुबारक की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि कश्मीर में राजबाग में आज ये उद्घाटन हुआ है। 18 करोड़ लगभग पैसा लगाया गया है और सेकंड फेज में भी और 18 करोड़ की लागत लगाई जाएगी, जिससे इस हुनर को जिंदा रखा जाएगा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन किया और हम उस सिल्क फैक्ट्री में अभी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि नई तर्ज की मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं जिससे यहाँ की जो सिल्क हैं वो देश के कई हिस्सों में जाएगी। कई कपड़े जो सिल्क के बने हुए हैं, हालांकि बीच समय में जो है इसका काम रुका हुआ था और सिल्क को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोशिशें कर रही थी और एक बार अब ये रंग लाई हैं सरकार की कोशिशें की वजह से इस सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे भारी संख्या में जो लोकल कारीगर हैं वो यहाँ पे जो हैं आएंगे और यहाँ पे वो अपना काम शुरू करेंगे। साथ में यहाँ की बेरोज़गारी को भी जो है बेरोज़गारी भी दूर होगी और साथ में यहाँ के युवा को भी रोज़गार मिलेगा। और इसके अलावा जैसा कि यहाँ के जो कारीगर हैं जिनको अभी तक काम नहीं था, जो सिल्क फैक्ट्री में काम करते थे, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। कई ऐसे कारीगर भी हैं जो घरों में बैठे थे लेकिन काम न होने की वजह से उनको कई सारी ठोकरें खानी पड़ रही थी, लेकिन सरकार की इस प्रयास से, अब सरकार के इन कोशिशों से अब ये मुमकिन हो पाया है कि उन कारीगरों को भी वो रोज़गार मिलेगा जिसके लिए वो हमेशा इंतज़ार कर रहे थे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर ने राहुल गांधी का पोस्ट हटाया है। राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट मुतासिरा के कुनबे का फोटो पोस्ट किया था। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट किया था फोटो और अब इस पूरे पोस्ट को हटा दिया गया है। ट्विटर ने राहुल गांधी के पोस्ट को हटाया है। क्यों हटाया है ये पोस्ट, आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट मुतासिरा के कुनबे का फोटो जो है वो पोस्ट कर दिया था। ट्विटर ने राहुल गांधी के उस पोस्ट को ही हटा दिया है जिसमें कुनबे का फोटो पोस्ट किया गया था। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने फोटो पोस्ट किया था। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद फिर राहुल गांधी मुतासिरा के कुनबे से मिलने के लिए पहुंचे थे। फोटो खींची और वो फोटो ट्विटर पर पोस्ट कर दी गई थी जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ और अब ट्विटर ने राहुल गांधी के पोस्ट को हटा दिया है। खवातीन हॉकी टीम का ओलंपिक में मेडल जीतने का ख्वाब टूट गया। ब्रिटेन ने टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दे दी, लेकिन फिर भी खवातीन टीम ने तारीख रकम की है क्योंकि इससे पहले कभी भी खवातीन टीम ओलंपिक में इस लेवल तक नहीं पहुंची थी। पीएम मोदी ने खवातीन हॉकी टीम की हौसला अफजाई करते हुए उनसे बात की। बातचीत के दौरान खवातीन खिलाड़ी जज्बाती हो गई। पीएम ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खवातीन हॉकी टीम पर फख्र है, उनकी ये कामयाबी मुल्क की बेटियों को मुतासिर करेगी। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी रेसलर बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। अजरबैजान के रेसलर हाजी अलीयेव ने बजरंग पुनिया को 12-5 से हराया है। गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर होने के बाद बजरंग पुनिया अब कल ब्रॉन्ज के लिए लड़ेंगे। इससे पहले बजरंग ने क्वार्टर फाइनल में ईरानी पहलवान यानी मुर्तजा को हराया था। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया की हार के बाद उनके वालिद ने कहा कि जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है। क्या मैच हो रहा है, ये तो हार जीत तो चले भाई, एक हारेगा एक जीतेगा, कल तो भाई वो ब्रॉन्ज मेडल तो लिया हुआ है। इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।